नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। आज एक बार फिर बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की जो डेट आगे बढ़ाए जाने को लेकर जो धरना विरोध प्रदर्शन जो जयपुर में चल रहा है। कल आरपीएससी ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि भाई हम परीक्षा की डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो यथास्थिति है परीक्षा की तारीखों की वही रहेगी। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। मनोज मीणा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के इस जो कि इस मोर्चे में वो भी शामिल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अपडेट है। भविष्य त्यागी हमारे सहयोगी जो कल हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, कल आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कैमरे की फ्लैश लाइट जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं भविष्य त्यागी हमारे सहयोगी और मनोज मीणा जी। सबसे पहले मनोज मीणा जी से बात करते हैं। मनोज जी, क्या कुछ रहा? देखिए, आप लोग का विरोध प्रदर्शन जारी है। कल आरपीएससी ने पीसी करी, पीसी करने के बाद कहा कि यथास्थिति रहेगी। उसके बाद आप कोर्ट गए। क्या कुछ रहा कोर्ट की तरफ से? क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हुई? देखो सर, ऐसा है, कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और अभी निर्णय आना बाकी है। और आज माननीय न्यायालय ने आरपीएससी को भी फटकार लगाई है कि आप इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। तो दो एग्जाम बच्चे एक साथ कैसे देंगे? और यही बात हम आरपीएससी से, सरकार से कह रहे थे, लेकिन सरकार को शायद हमारी भाषा समझ नहीं आई। और अब वही भाषा माननीय जज ने इनको बताई है कि इस प्रकार संभव नहीं है। अभी निर्णय लिखा जाना बाकी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय से हमें शायद आज शाम तक कोई अच्छी खबर मिले और हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। और सर, दूसरी बात, कल आरपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा नुकसान हो जाएगा, पेपर छप गए, 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। आरपीएससी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पेपर लीक के जैसे मुद्दों पर भी करना चाहिए कि हमने 15 साल में सारे पेपर बेच दिए और हजारों करोड़ रुपए हमारे मेंबरों ने कमाए। तब तो इन्होंने नहीं कहा ऐसा कि हमने इतने रुपए कमा लिए और अब कह रहे हैं कि 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ये कोई तर्क है क्या सर इनका? हम 9 दिन से धरना पे बैठे रहे, हमने 7 दिन अनशन करा और उसके बाद आरपीएससी कहती है हमारा 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इन्हें 2 करोड़ की चिंता है और 6 लाख बेरोजगार युवाओं की चिंता नहीं है। ये दिखाता है कि आरपीएससी और सरकार कितनी संवेदनशील है छात्रों के लिए। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी मनमानी करनी है, इनको अपने हिसाब से ही लोगों को परेशान करना है। आप देखिए कि आरपीएससी ने किस प्रकार से कुठाराघात किया हमारे साथ में। 9 दिन से सर लगातार युवा साहू जी कह रहे थे आपकी मांग जायज है और हम निर्णय करेंगे। रामनिवास मेहता जी भी कह रहे थे और बीजेपी सरकार के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता, चाहे उसमें राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे मदन दिलावर हो, तमाम लोग कह रहे थे कि हम आपका काम कराएंगे। लेकिन हमारे साथ सबने विश्वासघात करा है और कहीं ना कहीं छात्र इस बात को भूलेंगे नहीं सर। 3 साल बाद फिर वोट होंगे, फिर इलेक्शन आएगा और ये राजस्थान का युवा जवाब देगा, क्योंकि इस प्रकार से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पहले भरोसा दो, उसके बाद हमारे साथ धोखा करो। आपको पहले क्लियर करना चाहिए था कि आप हमारी मांगों को मानोगे नहीं मानोगे। आपने कहा कि आपकी मांग जायज है। हम कोई सर इनसे कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे थे। हम ये कह रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को 3 महीने आगे कर दीजिए। नेट यूजीसी एग्जाम के चलते टकराव हो रहा है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हो रहा है। लेकिन भजनलाल सरकार की संवेदना छात्रों के लिए मर चुकी है। भजनलाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रदेश में कुछ भी हो, युवा कुछ भी मांग करे। मुझे लगता है कि राजस्थान में अघोषित इमरजेंसी लग रही है और राजस्थान में अधिकारियों की चल रही है सर, यहाँ नेताओं की नहीं चल रही। और अधिकारियों ने अपनी मनमानी करी, अपनी तानाशाही करी और इसी के चलते आज बेरोजगार युवा खुद का ठगाव महसूस कर रहा है। बाकी हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी भविष्य। भविष्य, आपकी आवाज कि नहीं मिल भाई पा रही है। देखिए, आरएएस मेंस में जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो अभ्यर्थी थे उनकी पिटीशन पर यह कहकर सुनने से इनकार कर दिया था कि आप आखिरी वक्त में क्यों आपने पिटीशन, जब एग्जाम कल है तो फिर आपने आज ये पिटीशन क्यों लगाई? या तो आपको पहले आना चाहिए था। ये कहकर वो पिटीशन एक तरीके से खारिज कर दी थी। लेकिन फर्स्ट ग्रेड शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले में जैसा मनोज मीणा साहब बता रहे थे कि भाई इसमें सुनवाई हुई, तमाम चीज़ें सरकार को बोली गई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी फैसला लिखा जाना बाकी है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ और दर्शक ये समझना चाहते हैं कि भाई अब चूंकि इसकी परीक्षा की डेट भी बहुत पास आ गई है, तो कब तक ये फैसला आने की उम्मीद है? क्या ये जल्द आएगा?
मैं वो एक जानकारी उनसे चाह रहा था। जी मनोज जी, देखिए सर, 23 ऐसा है जून कि से हमें 4 जुलाई तक। सर, जी 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 सर, मैं एक बार जवाब दे देता हूँ। जी इसको लेकर हमारे जो वकील है वो कह रहे हैं कि आज शाम तक फैसले की उम्मीद है, और जज साहब ने 10 मिनट इस मैटर को सुना है, और जो कि एक न्याय संगत मांग है। उन्होंने जी पूरा समय दिया और पूरी बातों को समझा, युवाओं की पीड़ा को समझा, और जज साहब खुद 5 बजे तक वहाँ उपस्थित थे, और लगातार इस हमारे पक्ष में जज साहब का हमें उम्मीद है निर्णय आएगा, और अभी थोड़ी बहुत देर बाद में आपकी जानकारी में होगा कि निर्णय क्या आता है। बाकी हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल इस देखिए पर नजरें टिकी रहेंगी मनोज बिना साहब, लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना और चाह रहा हूं कि जो अभी आरएएस मेंस पर जिस तरह का रुख आरपीएससी का रहा, फिर कोर्ट का रहा, अब आरपीएससी के रुख में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है क्या? क्योंकि कोर्ट में अपना पक्ष आरपीएससी की तरफ से भी रखा जाएगा। ऐसे में आरपीएससी जब अपनी प्रतिबद्धता शेड्यूल को लेकर दोबारा पूरा जता चुकी है कि वो समय पर एग्जाम कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो ऐसे में, और देखिए सरकार बार बार ये कहती रही, आरएस मेंस का मामला हो या फिर फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती का, वो ये कह रही है कि भाई आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार पर उसका कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप उस पर नहीं है, तो फिर लगातार सरकार को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर, आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, इस बात का इन्हें पता कल रात में लगा क्या? पहले पता नहीं था कि आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है? तब तो कह रहे थे कि आपकी मांग जायज है, हम बात करेंगे। और आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आरपीएससी के जो मेंबर है उनकी नियुक्ति तो सबकी राजनीतिक होती है, उनको बनाने वाले लोग तो सब है राजनेता ही है। तो ये आखिरकार मानते तो इन्हीं की है, चलती तो सरकार से ही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार की बिना कोई कमांड के आरपीएससी कौन सा काम कर देगी? सारी फैसले हैं वो गवर्नमेंट से पूछ के लिए जाते हैं। ये आपको पता है, हमको भी पता है, ये सब कहने की बात है, इसका हम सम्मान करते हैं कि आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरपीएससी को चलाने वाले लोग कौन है? आरपीएससी को सरकार की सलाह से चलाया जाता है, और आरपीएससी जो काम करती है मंत्रिमंडल की सलाह से, गवर्नर की सलाह से पूरा ये आरपीएससी का प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो सारा राजनीति से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बयानबाजी करने का इनका तरीका है, अपने ऐसे प्रभाव डालने का तरीका है। बाकी सब लोग जानते हैं कि सबका आक्षेप होता है सर, यहाँ तो अपने अपनी जातियां देख के आरपीएससी मेंबर बनाए जाते हैं ऑटोनोमस बॉडी में। कहाँ रह गई ऑटोनोमस बॉडी? यूपीएससी में हमें समझ आता है कि वहाँ राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होती। अगर आपको ऑटोनोमस बॉडी का इतना ध्यान है तो आप राजनीतिक नियुक्तियां बंद करिए ना आरपीएससी में। क्यों आप अपने हिसाब से अपने जातीय के लोगों को आरपीएससी में मेंबर बनाते हो? ये परिपाटी तो राजस्थान में टूटनी चाहिए, और हम तो चाह रहे हैं कि ये मांग हमारी जायज है सर, और इसे सरकार ने नहीं माना, हमने प्रयास किया, हमें माननीय न्यायालय से उम्मीद है। बाकी सरकार के सब लोगों ने आरएस वाले लोगों को भी ठगा है और फर्स्ट ग्रेड लोगों को भी ठगा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपका हम काम करवाएंगे, और हम बात कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। और हमें फिर बाद में पता लगा कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। बिल्कुल। मनोज जी, जी अभेश, आप चर्चा जारी रखिएगा। जी जी जी। तो देखिए, पहले आरएस जिस तरीके से उनके साथ उप मुख्यमंत्री मिलने गए, मंत्री मिलने गए, विधायक मिलने गए, प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। एक चीज़ मनोज जी, कि क्या अगर कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, अगर फिर वो कोर्ट आरपीएससी पर छोड़ देता है कि भाई आप तय करो कि क्या करना है, फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? सर, अगला कदम हमने कल बता दिया है जी कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हमारे जो युवा साथी है 3 साल बाद बीजेपी के पक्ष में फैसला नहीं देंगे और बीजेपी को घर भेजने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं की भावनाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं के साथ धोखा करा है, और कल सारे युवाओं ने शपथ ली है कि अगर हमारी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती है तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और आज लोकतंत्र में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और सारा सिस्टम लोगों के वोट से चलता है सर। ये नेता बने बैठे हैं, ये वोट की ताकत पे बने बैठे हैं, ये कोई खुद बन के नहीं है, जनता ने बनाया है, तो जनता दिखाएगी वोट की ताकत पे। देखिए मनोज जी, जैसे आपने कहा, लेकिन बात तो वही है कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी इन्हीं युवाओं के विरोध के चलते ही सत्ता से बाहर हुई। कि भाई जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे, उन पे कोई जांच सलीके से नहीं बैठ रही थी, तो
क्या भरोसा, क्योंकि वक्त तो 3 साल का है। राजस्थान के युवा चाहे पेपर लीक से ठगे जा रहे हों, चाहे परीक्षाओं से ठगे जा रहे हों, तो उनके साथ तो इस बीच में मतलब कि युवाओं के लिए क्या एक, आप जिस तरीके से अध्यक्ष आप हैं, तो आप आगे इन 3 सालों के बीच में किस तरीके से मजबूती देंगे? क्या आपका कोई राजनीतिक एक्शन होगा? क्या कदम रहेगा? और ऐसा है, हम लगातार प्रत्येक युवाओं की मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन जब सरकार अपने नशे में चूर हो। भजन लाल जी को देखिए सर, किसी भी आंदोलनकारियों से 1.5 साल में मिले नहीं है। हम 9 दिन से बैठे रहे, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। सरकार मुझे लगता है बहुत घमंडी हो गई है, भजन लाल बहुत घमंडी हो गए हैं, जिन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं रहा। और हम आने वाले समय में बड़ी मजबूती से युवाओं की मांगों को लेकर प्रयास करेंगे। युवाओं के जो भी मुद्दे होंगे उन्हें बड़ी ताकत से उठाएंगे, बड़ी मजबूती से उठाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के पूरे युवाओं को एकजुट करें और एकजुट करके सरकार से हमारी मांगों को मनवाएं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने तानाशाही करी है, लेकिन तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। जब तक युवाओं के मुद्दों पर कोई सरकार गंभीर नहीं होगी, हम उस सरकार का विरोध भी करेंगे और हमारी मांग पूरी कराने को लेकर हमारे प्रयास जारी रहेंगे, क्योंकि ये युवाओं के मुद्दे हैं और सरकार को इन्हें पूरा करना चाहिए सर। चलिए मनोज जी, एक शायद भविष्य जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, एक बार वो पूछ लें जी। मैं बिल्कुल अम्बेश, मैं एक बड़ा सम्मान के साथ मनोज जी से एक सवाल लेना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं, तो ये सवाल बड़ा जरूरी हो जाता है पूछना, क्योंकि इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं कि मनोज मीना जो हैं वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स जो है वो सेट करना चाहते हैं, और इसलिए वो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं क्या? और ये बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर, देखो ऐसा है, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा, ये तो बच्चों के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि मनोज मीणा राजनीति से हेल्प करना चाहता है, मैं कह रहा हूँ उन लोगों को भी आके उन लोगों को आके खुद की राजनीति से हेल्प करनी चाहिए। सर, संघर्ष करना पड़ता है, तपना पड़ता है। इन बच्चों के लिए 9 दिन से जेडीए गार्डन में भूखा प्यासा बैठा रहा हूँ, यहीं सोया हूँ, इनके लिए लड़ा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहा है, तो ऐसी राजनीति मैं कह रहा हूँ सबको करनी चाहिए जिनसे युवाओं का भला हो। प्रदेश में ऐसे लोगों की बहुत कमी है सर। ऐसे मैं कह रहा हूँ 1500 लोग और हो जाए मनोज मीणा जैसे लोग, तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन प्रदेश में लोग दलाली के लिए बैठे हैं, नेतागिरी में, कि हमें कहीं से ट्रांसफर का कमीशन मिल जाए, हमें सरकार की चापलूसी से कुछ मिल जाए। लेकिन मनोज मीणा ऐसा काम नहीं करता, हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करता हूँ, और इससे कोई मतलब नहीं है सर। और कोई चुनाव नहीं लड़ रहा मैं, अभी चुनाव तो अभी है ही नहीं है। मैं तो इनकी मांग उठा रहा हूँ, इनके मुद्दे उठा रहा हूँ, मैं कोई पार्टी में नहीं जुड़ रहा। राजनीति सर वोट बैंक से होती है, और ये राजस्थान के बेरोजगार युवा हर कोने कोने से जुड़े हुए हैं, हर अलग अलग जगह से आते हैं। इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। पर लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब समय आएगा और युवा अगर सपोर्ट करेंगे, तो कोई राजनीति कोई बुरी चीज है क्या लोकतंत्र में? जब ये ऐसे अनपढ़ नेता विधानसभा लोकसभा में जा सकते हैं, तो पढ़े लिखे लोग, संघर्ष करने वाले लोग क्यों नहीं पहुंचने चाहिए सर? बताओ मेरे को आप। नहीं, बिल्कुल मनोज भाई, लेकिन भविष्य जी ने जो सवाल किया, मैं भी उसमें एक लाइन थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि आखिर ये चर्चा, क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था ये चीज़ कि दरअसल कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, आपसे जो कंपैरिजन हो रहा है, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था कई जगह कि भाई उपेंद्र यादव जी एक टाइम पे बहुत युवाओं की बात कर रहे थे, लाठियाँ उन्होंने भी खाई, गर्मी बरसात बैठे सड़कों पे, गुजरात तक में उन्होंने यात्रा की। बाद में वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के राज्य में वो बीजेपी के नेता हैं, और फिर भी युवा जो है वो ठगे जा रहे हैं। तो उस लिहाज से ये जो एक चर्चा मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी कि हाँ, आपका उपेंद्र यादव जैसे स्थिति ना हो जाए कहीं। देखो सर, ऐसा है, ये तो हर व्यक्ति का फैसला है कि कौन आगे चल के क्या करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि साफ सुथरी अगर कोई राजनीति करता है, संघर्ष की कोई राजनीति करता है, तो कोई समस्या नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ सबको करनी चाहिए। अब उपेंद्र यादव ने क्या किया और मनोज मीणा क्या कर रहा है, इन चीजों को लोगों को समझना चाहिए। आज तक मेरे आंदोलन पे कोई आरोप नहीं है, आज तक मैंने सरकारों से समझौते नहीं करे, आज तक मैंने कोई दलाली का काम नहीं करा, आज तक कभी किसी से ठगा नहीं, आज तक कभी किसी बेरोजगार से पैसा नहीं लिया। ये फर्क है सर मनोज मीणा और उपेंद्र यादव में। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज बेरोजगार युवाओं का प्रेम मेरे साथ है। और वो व्यक्ति जो युवाओं की बात करता था, आज वो क्यों चुप बैठा है?
उसे बोलना चाहिए। उसकी तो पार्टी सत्ता में है, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, मेरी तो कोई पार्टी सत्ता में नहीं है, ना मेरी पार्टी को विपक्ष में है, लेकिन फिर भी मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। सर मेरी लड़ाई और बहुत अलग है उससे, क्योंकि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। और उसने क्या किया इसका जवाब तो उपेंद्र देगा, मनोज मीणा नहीं देगा। जी बिल्कुल मनोज भाई, टीवी9 राजस्थान भी मनोज जी, मेरा एक युवाओं सवाल के ये है साथ कि है। भाई अगर जी आप देखिए कोर्ट के फैसले का इंतजार है, अम्बिश एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब कोर्ट की तरफ से फर्स्ट ग्रेड शिक्षक अभ्यर्थी के जो जो हक में फैसला नहीं आता, अगर प्रतिकूल कोई फैसला आता है तो फिर क्या आगे परिस्थिति रहेगी और क्या आगे करेंगे आप? देखो सर, ऐसा अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो तो ये संघर्ष तो जी जारी है। संघर्ष आगे और करेंगे और कोशिश करेंगे, हमारी लड़ाई तो जारी है। और हमने कह दिया ना कि इस बात को युवा भूलेंगे नहीं और 3 साल बाद सरकार का हिसाब कर लेंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 साल निकल गए सर, 3 साल भी निकल जाएंगे, 3 साल बाद में आएंगे तो युवाओं के बीच में वोट मांगने जाएंगे कहाँ? बिल्कुल मनोज भाई, टीवी9 राजस्थान भी युवाओं के साथ है। देखिए हम भी जी लगातार बहुत बहुत खबरें धन्यवाद सर कि आप युवाओं के साथ खड़े हो इस बिल्कुल दौर में जब बिल्कुल युवाओं को सुनना जी नहीं चाह रहा। बहुत बहुत तो शुक्रिया, मैं तो धन्यवाद बहुत देता बहुत हूँ। शुक्रिया मनोज भाई। भविष्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय कम है, लेकिन जो भी अपडेट होगा उसके साथ हम जरूर अपने दर्शकों के और युवाओं के साथ युवाओं के बीच लेके आएंगे। मनोज भाई हमारे साथ लगातार जुड़े ही रहेंगे, जो भी जानकारी होगी हम साझा करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, और भविष्य त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में क्या कुछ निर्णय होता है वो इंतज़ार है, और उसके बाद क्या वो सरकार के पक्ष में मतलब आरपीएससी के पक्ष में जाता है, या फिर मनोज मीणा जी और ये फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी 9 दिन से अनशन कर रहे हैं, 7 दिन से अनशन कर रहे हैं, 9 दिन से धरने पर बैठे, उनके पक्ष में आता है। क्या कुछ होगा सबसे पहले टीवी9 राजस्थान पर आपके पास लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।